गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील लर्निंग से संबंधित इस सेकंड वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपने मेरा पहला लर्निंग का वीडियो देखा होगा, जहां पे मैंने लर्निंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट डेफिनेशंस और लर्निंग को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, मैंने उस पर बात की थी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ लर्निंग के प्रिंसिपल्स, लर्निंग की थ्योरी को लेके। ध्यान दीजिएगा, लर्निंग को सामने रखकर कई सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट और कई सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी को दी है, लेकिन इन सभी थ्योरी में जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है वह काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त, थॉर्नडाइक के अतिरिक्त हम पावलोव की थ्योरी पे भी विशेष ध्यान देंगे, जो सूझ और अंतर्दृष्टि की थ्योरी कहलाती है। उसके अतिरिक्त कोहलर की थ्योरी को भी हम ध्यान देंगे। कोहलर का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है लर्निंग के थ्योरी देने में। इसके अतिरिक्त हम स्किनर की थ्योरी के बारे में भी कुछ बात करेंगे। और हॉल तथा गुथरी ने भी लर्निंग को सामने रखकर अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसको लेटर ऑन अन्य वीडियोज़ में हम बात करेंगे। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह बात करने जा रहे हैं अधिगम के सिद्धांत को लेके। तो अधिगम के जो बेसिक सिद्धांत होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो अधिगम के जो दो सिद्धांत होते हैं उसमें पहला जो सिद्धांत है वह है उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। और जो दूसरा आपका सिद्धांत है वह उद्दीपन सिद्धांत होता है, जिसे संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसको संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आपका उद्दीपन सिद्धांत होता है, जिसको स्टिमुलस थ्योरी या कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं, जिसको कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जो पहला उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत है, जो कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है, हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके पहले कुछ बच्चों की समस्या मैंने देखी है, उन्होंने कमेंट भी किया था कि उद्दीपन क्या होता है। तो पहले इन वर्ड्स को भी समझ लें तो अच्छा होगा, तब उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो पहले समझ लीजिए उद्दीपन है क्या। जैसे जब कोई समस्या खड़ी होती है तो वह समस्या को हम उद्दीपन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो उद्दीपन होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, वह होता है आपका समस्या। ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या खड़ी होती है और वह व्यक्ति जो है उसके सलूशन के लिए कई सारी अनुक्रियाएं करता है, और जब वह उसके सलूशन के लिए कई सारी अनुक्रियाएं करता है तो जो उसमें राइट, उसकी अनुक्रिया में राइट रिस्पॉन्स होता है, जो राइट एक्टिविटी होती है, उससे वह समस्या क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, हल हो जाती है। ठीक है। एक लाइन में कहें तो जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या खड़ी हो और उस समस्या को सामने रखकर व्यक्ति ढेर सारी अनुक्रियाएं करता है और जो अनुक्रिया सही होती है उसी अनुक्रिया से उसको हल मिल जाए, तो उस सिद्धांत को हम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इस उद्दीपन और अनुक्रिया के सिद्धांत को एस.आर. बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एस.आर. बॉन्ड किससे संबंधित है। तो एस.आर. बॉन्ड को प्रतिपादित करने वाले थॉर्नडाइक थे, जिससे उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं।
थार्नडाइक के अनुसार जब हम किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए ढेर सारी अनुक्रिया करते हैं और लास्ट में हमें सलूशन मिल जाता है, तो उस अनुक्रिया और उस उद्दीपन के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है और वही संबंध ही लर्निंग होता है, वही संबंध बनना ही सीखना होता है। समझ में आ गई बात? मीन्स स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच बनने वाला संबंध ही आपका लर्निंग होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें उद्दीपन का सिद्धांत, जिसे संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो उद्दीपन के सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंधन के अंतर्गत रखा जाता है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि एक समस्या को सामने रखकर उससे जुड़ी ये तमाम समस्याओं पे अगर हम विचार करें तो वह समस्या जो मीन्स वह सिद्धांत जो कहलाता है वह उद्दीपन का सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए जितना उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो जो उद्दीपन का सिद्धांत मैंने बताया, इसको प्रतिपादित करने का श्रेय वर्दिमर को जाता है। वर्दाइमर आप कह सकते हो, जिसको गेस्टाल्टवाद का फादर भी हम कहते हैं, मीन्स गेस्टाल्टवाद का जनक भी उनको कहा जाता है। काफ्का और टॉलमैन इसके अंतर्गत प्रमुख हैं। ठीक है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, उद्दीपन का सिद्धांत क्या है कि जब व्यक्ति के सामने कोई एक समस्या खड़ी हो जिसे हम उद्दीपन कहते हैं और उस समस्या को सलूशन को लेके वह उससे संबंधित अन्य समस्याओं पर भी विचार करता है, तो यह जो उस समस्या संबंधित रिलेटेड अन्य जो समस्याएं हैं उस पर जब विचार करता है तो इसी थ्योरी को या इसी कॉन्सेप्ट को उद्दीपन का सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। तो आइए इसके ऊपर जो पहला हमारा सिद्धांत है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया का जो सिद्धांत है उसको कई नामों से भी जाना जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए। तो जो उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत है उसको प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आप इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कह सकते हो। अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है कि थार्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या है। तो जब भी चाहे ट्रायल एंड एरर की थ्योरी बात कर लें, मीन्स प्रयास और त्रुटि की बात कर लें, चाहे प्रयास चाहे भूल का सिद्धांत की अगर हम बात कर लें, तो दोनों एक ही चीज़ होती है जिसका प्रतिपादन आपके थार्नडाइक ने किया था। इसके अतिरिक्त इसको बंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यस और बॉन्ड मतलब बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी क्या है इसको जाना जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, बंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह जो आपका उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत है यह संबंधवाद पर आधारित है। ठीक है। कनेक्शनिज्म पर आधारित है, ये भी आप याद रखिएगा। यह संबंधवाद पर आधारित होती है। उद्दीपन और अनुक्रिया का जो सिद्धांत है इसके जो मेन प्रतिपादक हैं वह थार्नडाइक हैं, मैंने अभी आपको बताया। थार्नडाइक के अलावा पावलोव, स्किनर, हल और मिरर जैसे साइकोलॉजिस्ट भी इसी वर्ग से आते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन, थार्नडाइक तो मेन है जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया, उसके बाद पावलोव, स्किनर, हल और मिलर जैसे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वह भी इसी वर्ग से ही आते हैं। तो यह था थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं कि उद्दीपन और अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, जो आपको याद भी रखना है। थार्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है उनको भी बारी बारी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न आपके यहाँ से भी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट दिया है जो ये बताता है कि थार्नडाइक की जो विधि है उसका शिक्षा में क्या महत्व है। ठीक है। तो यहाँ शिक्षा में महत्व मैंने दिया है, यह किस पर आधारित है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह थार्नडाइक की विधि मीन्स उद्दीपन और अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। तो बारी बारी हम देखते हैं
कि यह जो उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों की चिंतन शैली को समझने में काफ़ी मदद करती है। अब ये चिंतन शैली को आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे बालक किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ अच्छी और कुछ गलत, मीन्स कुछ सही और कुछ गलत अनुक्रियाएं करेगा, तो जितना वो सही या गलत अनुक्रियाएं करेगा उससे उसकी चिंतन शैली मीन्स उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसका डेवलपमेंट होगा, और उस डेवलपमेंट को हम इसी थ्योरी से समझ सकते हैं, मीन्स इसी कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। तो पहला जो थॉर्नडाइक की थ्योरी का इसेंस है कि इससे बच्चों की चिंतन शैली को समझने में हमें क्या मिलती है? मदद मिलती है। दूसरा, धैर्य और परिश्रम के गुणों में बच्चों के अंदर जो धैर्य और परिश्रम का गुण होता है वह उसका इस थ्योरी से क्या होता है? विकास ही होगा। अब कैसे? जैसे बच्चा जो है कोई चीज़ सीखेगा तो उसमें कुछ गलतियां भी करेगा, तो गलतियां करने में वह फिर उस चीज़ को सही करने में अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा, फिर एनर्जी को वह रीगेन करेगा, पुनः प्राप्त करेगा। तो इससे उसके अंदर धैर्य और परिश्रम करने का जो क्वालिटी है उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। तो जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह बच्चों के अंदर धैर्य और परिश्रम के गुणों का क्या करेगा? विकास करेगा। क्लियर हुआ? तीसरा है पर्यावरण के प्रभाव और दुष्प्रभावों से परिचय होगा हमारा। मीन्स इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, चूँकि ये टोटल कॉन्सेप्ट जो है उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत है वह पर्यावरण पर आधारित है, तो हम आसानी से पर्यावरण के जो प्रभाव हैं और उसके जो दुष्प्रभाव हैं उससे हम अवेयर होंगे, उससे हमारा परिचय होगा। क्लियर हुआ? इसके बाद है यह अभ्यास की विधि है। ध्यान दीजिएगा, यह अभ्यास की विधि होती है। क्लियर है? अभ्यास की विधि क्या? मीन्स जो आपका उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत है टोटल अभ्यास की विधि है, जिसका प्रयोग इन क्लासरूम में हम लिखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और समझाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वह प्रैक्टिस पे आधारित है, मीन्स वो अभ्यास की विधि होती है। अगर हम 5वें नंबर पे बात कर लें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत या थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वह सामान्य बुद्धि वालों के लिए और कम बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों दोनों के लिए क्या होता है? बेहतर होता है। ठीक है? मीन्स नॉर्मल जो मेंटल एबिलिटी वाले छात्र होते हैं और जो बिलो नॉर्मल कह सकते हैं उनके लिए भी यह जो आपकी व्यवस्था है, मीन्स यह जो सिद्धांत है वह बेहतर होता है। इस पॉइंट को आप नोटिस करिएगा। उसके साथ साथ छठवां जो आपका है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, मीन्स आपको पता है हमारे सेंसेस ऑर्गन्स हैं, मीन्स हमारी कुछ अपनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ठीक है? उन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हम इसी उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। और लास्ट आपका पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वह किसका सिद्धांत है जो बालक के लिए, वयस्क के लिए, पशुओं सबके लिए बेहतर होगा? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। तो ध्यान दीजिएगा, इस सिद्धांत से बालक, वयस्क और पशु मीन्स एनिमल्स भी इस सिद्धांत से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। क्लियर हुआ इस बात को लेके? तो ये 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित हैं और जिनका शिक्षा में क्या है? महत्व आपको देखने को मिलेगा। सीखने के अगर नियम की अगर हम बात कर लें तो सीखने के बेसिकली 3 नियम होते हैं जिन्हें प्राइमरी लॉ कहते हैं। सेकेंडरी लॉ भी हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं बनते हैं, लेकिन प्राइमरी लॉ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3 मैंने प्राइमरी लॉज हैं जो कि सीखने के संबंधित हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सीखने के नियम को हम थॉर्नडाइक द्वारा या थॉर्नडाइक का सीखने का नियम भी हम कह सकते हैं। थॉर्नडाइक का सीखने का नियम भी कह सकते हैं। इस नियम के लिए कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक की थोड़ी सी आलोचना भी हुई थी, लेकिन यूपी टेट सी टेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बारी बारी इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो सीखने का नियम है उसे हम तत्परता का नियम कहते हैं, मीन्स इसे आप लॉ ऑफ रेडीनेस भी कह सकते हैं। यह नियम जो होता है यह प्राथमिक और मूलभूत नियम भी होता है सीखने का। तो इस बात का याद रखिएगा कि जो तत्परता का नियम है यह प्राथमिक और मूलभूत नियम के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स हो सकता है क्वेश्चन ये बन जाए
कि वह कौन सा ऐसा नियम है जो सीखने के नियम का प्राथमिक और मूलभूत नियम होता है, तो वह तत्परता का नियम इस लॉ ऑफ रेडीनेस होता है। अब ये तत्परता का नियम क्या है उसको पहले आप समझ लिए। जैसे कोई भी बालक कुछ भी सीखना चाहता है तो वो अंदर से कितना तत्पर है उन चीज़ों को सीखने के लिए, अंदर से वो कितना तैयार है उन चीज़ों को सीखने के लिए, यह भावना उसको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो इसीलिए जो पहला सीखने का नियम है वह लॉ ऑफ रेडीनेस पर आधारित है, तत्परता के नियम पर आधारित होता है। मीन्स आप अंदर से कितना रेडी हो, आप अंदर से कितना तैयार हो। क्लियर हुआ ये तत्परता का रूल। दूसरा आपका रूल है अभ्यास का नियम, मीन्स लॉ ऑफ प्रैक्टिस आप या लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी इसको आप कह सकते हो। अभ्यास का नियम बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला उपयोग का नियम, जिसे और दूसरा हम जो है वह अनुपयोग का नियम होता है। अनुपयोग का नियम जिसे हम लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज के नाम से भी जानते हैं। अब ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज के ये दोनों काइंड्स हैं क्या, इनको हम बारी बारी समझ लेते हैं। पहला जो लॉ ऑफ यूज है, मीन्स पहले तो ये समझ लीजिए कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है, जहाँ पे हम अभ्यास से कुछ चीज़ें सीखते हैं। यहाँ दो कॉन्सेप्ट है। पहला उपयोग का नियम मीन्स लॉ ऑफ यूजेस, मीन्स लॉ ऑफ यूज़ का है, जहाँ पे हम ये कहें कि जब भी हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो वो जो सीखने का प्रोसेस हो वो फ्रिक्वेंटली हो, मीन्स बार बार हो, तो उसका जो आउटकम निकलेगा वो काफ़ी बेहतर होगा। जैसे हम मैथ का सवाल लगाते हैं, मीन्स मैथ को हम सॉल्व करते हैं, तो कुछ सूत्र होते हैं जिनका प्रयोग हम बार बार करते हैं, और जब हम उन सूत्रों का बार बार प्रयोग करने लगते हैं तो जो हमारी स्किल होती है, जो हमारे लर्निंग होता है, वह काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो यह जो प्रोसेस होता है इसको हम लॉ ऑफ यूज़ या उपयोग का नियम कहते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा है अनुपयोग का नियम। ये अनुपयोग का नियम क्या है इसको हम लोग पहले समझ लें। अनुपयोग लॉ ऑफ डिसयूज कहते हैं। ये अनुपयोग का नियम है, जैसे हम अगर कोई चीज़ सीख लें और उस सीखी हुई चीज़ को कुछ पीरियड के लिए छोड़ दें या उस पर काम करना बंद कर दें तो वो चीज़ हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। जैसे स्टडी को ही ले लिया जाए, स्टडी जब तक आप स्टडी में हैं तब तक आपका मैथ भी बढ़िया है, जीएस भी बढ़िया है, इंग्लिश भी बढ़िया है, आपका रीजनिंग भी बढ़िया है, लेकिन आप कुछ दिन के लिए इससे दूर हो जाइए, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए आप इससे दूर हो जाइए, फिर उसी चीज़ को सीखने में आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा या आप उन चीज़ों को पूरी तरीके से क्या है भूल जाते हैं। ठीक, तो यह जो प्रोसेस होता है, मीन्स सीखी हुई चीज़ को छोड़ देने के बाद उसे भूल जाने का जो प्रोसेस होता है वह अनुपयोग का नियम या लॉ ऑफ डिसयूज कहलाता है। समझ में आ गई बात कि उपयोग का नियम क्या है और अनुपयोग का नियम क्या है। उपयोग का नियम तेजी से अगर हम कहें तो उपयोग का नियम वह है जहाँ पे किसी भी लर्निंग के प्रोसेस को बार बार हम करें तो उससे हमारा जो लर्निंग है वो बेहतर हो जाता है, वह उपयोग का नियम हुआ। और अनुपयोग का नियम वह है कि जब हम कोई सीखी हुई चीज़ को कुछ दिन के लिए छोड़ दें तो हम उन चीज़ों को भूलने लगते हैं या भूल जाते हैं, तो उस नियम को हम लॉ ऑफ डिसयूज या अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब जो तीसरा हमारा टॉपिक है वह है प्रभाव का नियम, मीन्स लॉ ऑफ इफेक्ट कह सकते हैं। अब ये प्रभाव का नियम क्या है इसको समझते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट जो है, जैसे जब भी आप कुछ लर्निंग करते हैं, कुछ सीखते हैं, अगर उसका रिस्पांस आपको पॉजिटिव मिलता है तो आप उत्साहपूर्वक उस चीज़ों को और बेहतर ढंग से सीखते हैं। ठीक है, मीन्स सीधे सीधे अगर कहें तो जब भी आप कुछ लर्निंग करते हैं तो जो उसका आउटकम होता है, जो उसका रिजल्ट होता है, अगर वो संतोषप्रद हो, सेटिस्फैक्ट्री हो, तो आप उस लर्निंग को बेहतर ढंग से करते हैं, मीन्स उस लर्निंग का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़ता है। लेकिन अगर उसी लर्निंग का आउटकम रिजल्ट निगेटिव हो
तो अगर उसी लर्निंग का जो आउटकम है वह निगेटिव हो तो आपके जो सीखने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो यह जो पॉजिटिव और निगेटिव आउटकम निकल रहा है उस सीखने का, इसी आउटकम को हम प्रभाव के नियम से जानते हैं। इसको हिंदी में संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, संतोष और असंतोष का नियम भी इसको कहा जाता है। समझ में आ गई बातें? उम्मीद है ये तीनों लॉ जो हैं वह आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। तो थॉर्नडाइक ने इन तीनों नियम को इस्टेब्लिश किया था। जो पहला आपका है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है अभ्यास का नियम मीन्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज दो पार्ट में डिवाइड, उपयोग और अनुपयोग का नियम, और लॉ ऑफ इफेक्ट है। तो थॉर्नडाइक के इन सिद्धांतों के बाद अब हम जो बात करेंगे वह पावलोव के सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं, उसको भी तेजी से हम समझ लें।